Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली, करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा, स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा, डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे 4 ऑफ बायोलॉजी। आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस भी देखेंगे और कौन सी मेजर प्लांट डिजीजेज हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इज। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस जिससे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं एंड उससे वो क्या और भी क्या करते हैं कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं। और इसके लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको सनलाइट या फिर सिर्फ लाइट, ये ध्यान रखिएगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो आर्टिफिशियल लाइट में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सनलाइट ही चाहिए। ऑल्सो कई जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर मिलते हैं वो मूनलाइट का भी इस्तेमाल कर कर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अगर कभी आपको ये क्वेश्चन आए जिसमें लिखा हो कि वो सिर्फ सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो वो ऑप्शन गलत होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो एक उसको लाइट चाहिए होती है, एक चाहिए होता है पानी एसेंशियल मिनरल्स के लिए, नेक्स्ट हमें इसमें चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। अब लाइट का भी ना एक विजुअल स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम विबग्योर भी बोलते हैं, वायलेट से लेके रेड तक का। अब उसके अंदर कोई एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस बेस्ट है, और वो कौन सी लाइट है? वो है रेड लाइट। रेड लाइट में सबसे बेस्ट फोटोसिंथेसिस कैरी आउट हो सकता है एंड रेड के बाद सेकंड बेस्ट जो है वो होती है ब्लू लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। एटीपी क्या था? हमने जब सेल का चैप्टर किया था उसमें हमने कवर किया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो सोलर एनर्जी एटीपी में कहाँ पर कन्वर्ट होती है? जो प्लांट की बात हो रही है, एक लीफ की बात हो रही है, उसमें क्लोरोप्लास्ट में जो सोलर एनर्जी है वो एटीपी में कन्वर्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिड। अगर आपको सेल ऑर्गेनेलीज याद हो, फर्स्ट डे में हमने किया था, ये क्लोरोप्लास्ट जो है एक फॉर्म ऑफ सेल ऑर्गेनेली है जो कि ग्रीन कलर की होती है। इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है। सो इसका करेक्ट आंसर इज बी, क्लोरोप्लास्ट। Next, in the night time it is advised not to sleep under the trees because रात को जो पेड़ हैं उसके नीचे सोना एडवाइजेबल क्यों नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। They liberate less amount of oxygen, they liberate harmful gases at night, they liberate carbon dioxide, they liberate carbon monoxide। अब रात को क्या है? लाइट प्रेजेंट नहीं होती है, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो प्लांट्स में या ट्रीज में नहीं देखा जाता। तो रात को जो प्लांट्स एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर होती है उसको इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। तो अगर आप बड़े बड़े ट्रीज के नीचे उस टाइम सोओगे तो आपको शायद ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। सो इसका करेक्ट आंसर है दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड।
Next question. When the bark of a tree is removed in a circular fashion all around near its base, it gradually dries up or dies because water from soil cannot rise to aerial paths, roots are starved of energy, trees is infected by the soil microbes, roots do not receive oxygen for respiration. अब ये ट्री की bark, what is this bark of tree? कभी भी आप एक पेड़ देखते हो, उसकी जो मेन जो देखने को मिलती है, जो वुडन ब्राउन कलर के जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बार्क बोलते हैं, जो आउटर स्ट्रक्चर ट्री का होता है, जो बहुत वुड जैसा फील करता है, जो बहुत हार्ड होता है और ये डेड टिश्यू से बना होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसको हमने ना सर्कुलर मैनर में पूरे ट्री के अराउंड सिर्फ जो बार्क है उसको हमने रिमूव कर दिया, तो इसका क्या इफेक्ट होगा ट्री पर। अब जो ट्री का जो बार्क होता है ना वो डेड टिश्यू से बना होता है, पर उसके अंदर एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम टिश्यू। आगे जाके हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स, उसमें एक टाइप है फ्लोएम टिश्यू जो प्लांट्स के जो ट्री के लीव्स होते हैं उसको जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसके अंदर होता है और उससे फूड बनता है, वो सारे के सारे प्लांट या ट्री में ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम लीव्स अप टिल द रूट्स। वो कौन करता है? वो फ्लोएम टिश्यू करता है। तो बार्क में वो फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो अगर आप उसको काट दोगे तो वो जो कनेक्शन है फ्लोएम टिश्यू का वो टूट जाएगा। सो व्हाट विल हैपन? रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, रूट्स को फिर एनर्जी नहीं पहुंचेगी और जो ट्री या जो प्लांट है वो अल्टीमेटली इट विल ड्राई एंड डाई अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इन द प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय। अब हमने पीछे क्या किया, फ्लोएम टिश्यू जो होता है वो जो फूड होता है वो सबको ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें से एक और कौन सा है? जाइलम, जिससे पानी और मिनरल्स हैं प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस लेट्स से जो लीफ है हमारे पास, उसकी जो आउटर लेयर है, जो हमें वो पहली जो परत है वो दिखती है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। फ्लोएम हमने कर लिया कि ऐसा टिश्यू जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे के पूरे प्लांट या ट्री में। और लास्ट कैम्बियम, कैम्बियम क्या करता है? ये हेल्प करता है सेकेंडरी ग्रोथ में। अब प्लांट में ना दो टाइप्स की ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? जो रूट्स और स्टेम है ना उसकी जो ग्रोथ होती है वो लंबाई में ग्रो होते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या डिटर्मिन करती है कि कोई भी जो स्टेम है या जो ट्रंक है ट्री का उसकी विड्थ कितनी होगी, जो पतले लीव्स की तरफ जो स्टेम्स जा रही है उसका डायामीटर, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और कैडमियम उस चीज में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट 1 में हमारे पास हॉर्मोन्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनका क्या पर्पस है, वो प्लांट के अंदर क्या पर्पस सॉल्व करते हैं वो दिया हुआ है। अब जो हार्मोन्स हैं प्लांट के अंदर वो दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, जिससे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो इनकरेज होती है, वो बढ़ती है। और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या कि रोकते हैं या कम करते हैं। तब इसमें से अगर हम देखें, सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन करता है एपिकल डोमिनेंस, ये एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होएगा ऑक्सिन। एपिकल डोमिनेंस क्या हुआ? सेम जो मैंने आपको प्राइमरी अभी कराया था कि जो प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट की, वो एपिकल डोमिनेंस में क्या होएगा कि जो शूट है वो कितनी लंबी जाएगी। सो लंबाई के मामले में अगर बात की जाए तो वो ऑक्सिन डिटरमिन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? ये प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन। तो ये भी एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है जो सेल की लंबाई डिटरमिन करता है, इससे सेल लंबा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? ये भी एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है जो कि सेल को डिवाइड करने में, सेल डिवीजन में मदद करता है। और लास्ट है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? ये एक ग्रोथ इनहिबिशन वाला एसिड है, मतलब ये प्लांट के अंदर की जो ग्रोथ है वो अकॉर्डिंगली देख के कि क्या जरूरत है उसको रोक लेता है। ये क्या होगा? ये एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। इसके साथ साथ एक हार्मोन और है इथाइलिन, ये भी प्लांट के अंदर ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The hormone related to drought tolerance is abscisic acid, gibberellin, indole acetic acid या फिर साइटोकाइनिन। इसका करेक्ट आंसर है एब्सिसिक एसिड। अब वो कैसे? ड्रॉट टॉलरेंस क्या हुआ कि अगर पानी की कमी है इन्वायरमेंट में तो कैसे डिटरमिन होगा कि जो प्लांट है वो एक्स्ट्रा पानी या फालतू पानी लूज नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी पानी की कमी चल रही है। तो एब्सिसिक एसिड हमने किया कि वो इनहिबिट करता है चीज़ों को। तो ये क्या कंट्रोल करेगा कि जो प्लांट का स्टोमेटा है जिससे कि गैसियस एक्सचेंज या फोटोसिंथेसिस ये सब कैरी आउट होता है, वो उसका साइज ना रिड्यूस कर देता है या उसको बंद कर देता है ताकि उस टाइम के लिए कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वगैरह कैरी नहीं होगा और उससे क्या होगा, पानी की भी बचत होगी क्योंकि पानी की अभी शॉर्टेज है। अभी पानी को प्लांट्स यूज नहीं कर सकते, उनको अपने अंदर पानी रखना ही रखना है। इससे ट्रांसपिरेशन क्या होती है, जो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स होता है उसको भी ये डिटरमिन करता है कि वो ना हो। Next question, the gas used in the artificial ripening of green fruit is A. acetylene, B. ईथेन, C. हाइड्रोजन या D. कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है एसिटाइलिन। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी नहीं, यूजुअली यही होता है कि फ्रूट्स को आर्टिफिशियली पकाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं मसाला लगाना भी बोलते हैं उसको। तो वो कौन सी गैस के थ्रू किया जाता है? एसिटाइलिन के थ्रू। सो इसका करेक्ट आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन। क्लोनल पॉपुलेशन मतलब कि वो क्लोन्स जनरेट करती है जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के साथ। सेकेंड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस। अगर कोई भी प्लांट वायरस है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन उस प्लांट की जा रही है तो वो जो वायरस है वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा। थर्ड, इट कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब वो पूरे साल में कभी भी ज्यादातर प्रैक्टिस किया जा सकता है, मैक्सिमम मंथ्स में। अब इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शंस चूज करनी है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जिसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। मतलब एक जो सिंगल प्लांट अगर एग्जिस्ट कर रहा है उसी से ही आगे हम क्लोन्स बना सकते हैं। और क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मतलब कि दो डिफरेंट प्लांट्स यूज नहीं हो रहे हैं इस चीज के लिए, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें किसी और प्लांट की प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, जो प्लांट यूज हो रहा है उसी की प्रॉपर्टी होगी। इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो क्लोनल पॉपुलेशन है कि वो आइडेंटिकल प्लांट्स ही आगे जाकर क्रिएट होंगे। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वायरस, दिस इज इनकरेक्ट। जो वायरस है वो ट्रांसफर हो सकता है आगे जाके भी इवन इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्लांट का एक पार्ट ले लिया, लेट्स से उसका स्टेम ले लिया, उसको एक सर्टेन पार्ट से हमने कट करके या रूट को कट करके दूसरे कहीं और जगह पर या किसी और पॉट में उसको प्लांट कर दिया और उससे न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है इट कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि मोस्ट ऑफ द ईयर इट कैन बी प्रैक्टिस्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारे पास? C, 1 and 3 only. Next, which of the three circumstances among these are most necessary in the germination of single seed plants? Now what is germination? Germination क्या है कि हमारे पास एक बीज है, एक सीड है, उसको हमने उसके जैसे बीज है वो हमने बो दिया कहीं पर भी, तो जर्मिनेशन क्या होगा कि जैसे ही वो उसकी जो आउटर कवरिंग है वो फट के न्यू जो प्लांट है वो बस निकलना शुरू हो जाए, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स नेसेसरी हैं? सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन, वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन, प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, ऑक्सीजन या लाइट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उसको वाटर चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, अगर ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी होगी तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता, एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। सॉइल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी नहीं होती है सीड के जर्मिनेशन के लिए, सो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। Next, transfer of pollen grains from the anther to stigma of another flower of the same plant is called. Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.